Uh, Good morning, all of you. I hope everyone is doing fine and well. तो गाइज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, है ना? एंड जस्ट लाइक द सीरीज रेस्ट आर द सीरीज, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वन शॉट सीरीज, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम पूरी की पूरी रेस्पिरेशन चैप्टर को 2 लेक्चर्स में खत्म करने वाले हैं गाइज। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर रेडी एंड ready with me. Just give me a thumbs up guys so that I can proceed forward. चलो फटाफट थम्स अप दे दो। Okay, okay, so guys you can comment or you can comment on the chat box. कमेंट कर सकते हो आप लोग। ओनली वन व्यू इज देयर, सिर्फ। तो हम कुछ देर के लिए वेट कर लेते गाइस, 10 to 15 seconds मोर। ओके, एंड देन विल स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है पहले मैं ये बता देती हूँ। व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के तहत आपको पढ़ना क्या है, समझिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, रेस्पिरेशन चैप्टर बहुत छोटी चैप्टर है, हार्डली 3 लेक्चर का ये चैप्टर, 3 से 4। तो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ते क्या है गाइस। तो सबसे पहले तो हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना, कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या है। व्हाट इज दिस प्रोसेस, व्हाई इज दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड, है ना। पहला है व्हाट एंड दूसरा है व्हाई। कि व्हाट इज दिस प्रोसेस एंड व्हाई इज दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड, पहली बात। अब गाइज रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये फर्दर आप देखोगे कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अगर रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। और ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें आता है गाइस ग्लाइकोलाइसिस, देन आता है क्रेब्स साइकिल, देन आता है ईटीएस। फाइन। अब देखिए होता क्या है, इफ वी टॉक अबाउट, ये इस 3 फेज में ये खत्म हो जाता है रेस्पिरेशन। ओके, नाउ द मेन थिंग इज कमिंग फॉरवर्ड कि रेस्पिरेशन कैसा है, क्या है। तो अगर मैं बात करती हूँ तो कहा जाता है कि रेस्पिरेशन जो है इट इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। विच टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज, इट इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, जहाँ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों काम करते हैं मिलके। ठीक। नेक्स्ट व्हाट यू सी गाइस, एम्फीबॉलिक के साथ साथ और चीजें क्या है। एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, इट्स ओके। व्हाट मोर, यू सी एनाबॉलिज्म, यू सी कैटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट गाइस कि रेस्पिरेशन का व्हाट इज द मेन यूज ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाई रेस्पिरेशन। तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो है it is a type where you see in respiration the food, है ना, that is taken in the that, or you can say the carbohydrate, the glucose that is taken is broken down to release or give energy, or the energy that is released when breaking this carbohydrate, ठीक है, that energy is further trapped, and trapping this energy we see the conversion or the sorry synthesis of ATP। ऑन एन एवरेज हम बात करें कि क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या है, तो हम देखते हैं कि जो भी फूड या फिर जो भी कार्ब हमने लिया, जो भी शुगर हमने खाया,
वो ब्रोकन डाउन हो रहा है, वो टूट रहा है, और उसकी टूटने से जो एनर्जी लिबरेट हो रही, गाइस वी नो ना, बॉन्ड जब टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी के रिलीज होने से उस एनर्जी को हम ट्रैप करके पर्टिकुलर एटीपी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और यही एटीपी जो है बाद में सेल्स जो हैं यूज करते हैं। अब गाइज ये प्रोसेस जो है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस, ठीक है। जिससे सबसे पहले आप क्या देखोगे, मैं आगे बढ़ती हूँ, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं गाइज, कि जैसे मैंने बोला कि रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक। सबसे पहले जो आपने फूड खाया, द फूड टेकन, टूट रहा है ये, इट इज ब्रोकन डाउन, और इसके ब्रोकन डाउन से एक सर्टन से एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। अब इस एक्स को अपन क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, एंड व्हेन इट इज ट्रैप्ड, एंड दिस ट्रैपिंग, इट इज ट्रैप्ड टू सिंथेसाइज एटीपी, ठीक। ओके, समझ गए सारे बच्चे? ओके, चलो नेक्स्ट आप क्या देखोगे कि ये जो प्रोसेस चल रही है ये सीरीज में चल रही है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे चल रही है। जैसे जो फूड खाया और ये फूड ब्रोकन डाउन हुआ, इस फूड के ब्रोकन डाउन होने को अपन कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नाउ यू मस्ट से व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और द फूड दैट वी हैव टेकन, ठीक है, टू गिव व्हाट, टू गिव ये ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन है, और इस पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या देख रहे हो, तो इस पार्शियल ऑक्सीडेशन से गाइस देख रहे हो क्या हो रहा है, इस पार्शियल ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक। आई होप इट इज क्लियर, क्या हो रहा है, सबको क्लियर है? चलो, तो हमने आपको क्या बताया सटीक शब्दों में, सबसे पहले फूड जो है उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, है ना, मतलब जो ग्लूकोज है उसका वो ब्रेक डाउन होगा। अब इसी ब्रेक डाउन की प्रक्रिया को अपन कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नाउ गाइस दिस ग्लाइकोलाइसिस is not a one step process, is not a one step process। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है गाइस, ये टू स्टेप प्रोसेस है। कैसा है ये टू स्टेप प्रोसेस है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस कैसा है, इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। मतलब क्या, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के पायरुविक एसिड बन रहा है या पायरुवेट का मॉलिक्यूल बन रहा है, इसके बीच फर्दर 10 स्टेप्स हो रहे हैं। इसके बीच फर्दर 10 स्टेप्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हो रहे हैं, और ये फर्दर 10 स्टेप्स क्या हो रहे हैं गाइस, ये जो फर्दर आप 10 स्टेप्स देख रहे हो, ये रिलीज कर रहे हैं आपको क्या, लास्ट में आपको क्या दे रहे हैं, पायरुविक एसिड। नाउ गाइस इन दिस 10 स्टेप, इसको बताने से पहले, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो थी फोटोसिंथेसिस की, उसमें आप लोगों को बताया था गाइस, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन गाइस, हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल या फिर एटीपी के बनने को, है ना,
एटीपी के बनने की प्रक्रिया, एटीपी सिंथेसिस, जिस तरह से एटीपी बन रही है इसी को हम कह रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब यूजिंग द लाइट या फिर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसी लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है। बट जब मैं बात करूंगी इन रेस्पिरेशन, यू सी टू मोर टाइप्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस, एंड दैट इज गाइस substrate level phosphorylation, and then you see oxidative phosphorylation. What you see substrate level phosphorylation and you see oxidative phosphorylation. Now guys, दो चीजें हैं, एक है आपका, इसको हम कहते हैं SLP, और इसको हम कहते हैं गाइस OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में आप देखते हो कि एटीपी जो है वो डायरेक्टली फॉर्म हो जाती है बिना किसी मॉलिक्यूल के हेल्प लिए। तो एसएलपी को अपन कहते हैं कि हेयर एटीपी का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एंड गाइस, जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, तो यहाँ पे आप देखते हो कि एटीपी इनडायरेक्टली कुछ मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं। अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं गाइस? तो एटीपी फॉर्म्ड इनडायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। किस तरह के मॉलिक्यूल्स? सच एज NADH एंड FADH। NADH और FADH मॉलिक्यूल से ये मिलके बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। चलो, आई होप इट इज क्लियर। गाइस प्लीज लेट मी नो चैट बॉक्स में, जो लोग व्यू कर रहे हैं एटलीस्ट चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्लियर है कि नहीं है। फटाफट टेल मी गाइस। ओके, ओके गाइस, चलो तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। ओनली 2 स्कूल्स हैव ज्वाइंड, और उसमें भी पता नहीं विच स्टूडेंट इज सीइंग और नॉट, आई डोंट नो। तो ये हो गया दो तरह का फॉस्फोराइलेशन। अब ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया? व्हाई डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू दिस क्योंकि जब हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स देखेंगे गाइस, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इस ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स में एटीपी जो है वो डायरेक्टली भी फॉर्म होता है एंड एटीपी जो है वो इनडायरेक्टली भी फॉर्म करता है। ओके, ठीक है। जो चलते हैं आगे। पहले तो गाइज glycolysis in other name is also known as EMP pathway, ठीक है। EMP ग्लाइकोलाइसिस को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP pathway. What is EMP pathway? It is Embden Mayhoff या pathway, ठीक है। सो
दिस इज जस्ट नेम्ड ऑन द साइंटिस्ट, ये एमडेन मेयरहॉफ। तो इन्होंने चूंकि ग्लाइकोलाइसिस बताई थी गाइज, इसीलिए इसको हम एमडेन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं। चलिए, आई मे साउंड लो टुडे क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एंड आई एम जस्ट नॉट एबल टू स्पीक, हैविंग अ थ्रोट इन्फेक्शन गाइज। सो आई होप यू गाइज विल मैनेज, है ना। तो बस just let me know whether you all are understanding or not. Just give me a thumbs up. At least I understand that yes, people are there listening to me and also there in the class responding, है ना। बिना रिस्पॉन्स का तो गाइज मज़ा तो ऐसे भी नहीं आता है, क्या कहते हो, है ना। नहीं आता है, तो इसीलिए प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए सो दैट मुझे एक अपने एंड से वो हो कि चलो भैया, बच्चे पढ़ तो रहे, सुन तो रहे हैं। चलिए, सो नेक्स्ट गाइज व्हाट यू सी, इस ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी मैंने इसमें क्या बोला, मैंने बोला आपको कि ग्लाइकोलाइसिस में व्हाट आई टोल्ड यू कि इन ग्लाइकोलाइसिस आप एसएलपी भी देखते हो और आपको यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलती है आपको, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलता है। नो गाइस, व्हाट मोर यू सी, ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं, दीज कुड बी फर्दर डिवाइडेड, है ना, इनटू टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं गाइज यहाँ पे, वन इज नोन एज दी प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रिपरेटरी फेज, एंड दी अदर वन असाइड इज नोन एज दी पे ऑफ फेज। अब चलो मैं इसका मतलब बताती हूँ। प्रिपरेटरी फेज क्या होता है गाइस, इन प्रिपरेटरी फेज व्हाट यू से कि जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है किसी चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल यू गाइस नाउ, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, यू गाइस आर स्टडिंग फॉर नीट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो इन प्रिपरेटरी फेज अ सर्टन, है ना, करेंसी, यू कैन से सर्टन एनर्जी, सर्टन करेंसी, करेंसी जैसे पैसा, मनी, मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इन यू ऑल। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आप लोग अभी पैसे ले रहे हो फ्रॉम योर पेरेंट्स, है ना, यू गाइज आर टेकिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू गाइज आर टेकिंग सर्टेन करेंसी फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो इसी को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या बोला कि मनी या फिर करेंसी इज इन्वेस्टेड, इज यूज्ड। जैसे सेल की करेंसी क्या हो गई गाइज, एटीपी, द करेंसी ऑफ द सेल। सेल के पास खर्च करने के लिए क्या है, एटीपी। हमारे पास खर्च करने के लिए क्या है, पैसा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो करेंसी। अब यहाँ पे पे ऑफ फेज क्या होता है गाइस, पे ऑफ फेज होता है जिसमें आप करेंसी देते हो। जैसे वंस यू गाइस क्लियर नीट, यू बिकम डॉक्टर, है ना, मेडिक अपनी 5.5 साल की कोर्स करने के बाद जब आप इंटर्नशिप करने लगते हो, तब क्या होता है, आपको पैसे मिलने लगते हैं ना, यू गाइज आर पेड ऑफ, यू गाइज आर पेड फॉर इट, एंड नाउ यू हैव टू पे। तो पे ऑफ फेज क्या होता है, जब करेंसी इज रिलीज्ड, लिबरेटेड, सिंथेसाइज्ड, बन रही है, या फिर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज द पे ऑफ फेज। नाउ गाइस, मूविंग मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे हमने क्या बोला, करेंसी इज सिंथेसाइज्ड, सिंथेसिस हो रही है करेंसी। टॉकिंग अबाउट इट, जो प्रिपरेटरी फेज होती है गाइस, जैसे हमने बताया कि 10 स्टेप्स होते हैं, तो प्रिपरेटरी फेज में देखते हो स्टेप नंबर 1 से लेकर 3rd तक, स्टेप नंबर 1st to 3rd comes under preparatory phase, and in payoff phase you say step number, what you say, step number 4 to 10, step number 4 to 10 comes under payoff phase.
So what I must tell you all that in preparatory phase, energy or currency is used, whereas in payoff phase, energy or currency is liberated out or given back. ठीक, तो पे ऑफ फेज स्टेप नंबर 4 से 10 तक आता है. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. नाउ यू सी in step number 1 and 3 of preparatory phase, टोटल 10 स्टेप होता है. प्रिपरेटरी फेज के पहले और तीसरे स्टेप पे गाइस एटीपी इज यूज्ड. एटीपी इज यूज्ड एंड दिस एटीपी इज 1 एटीपी. ठीक है, एक एटीपी यहाँ पे जरूरत पड़ती है, एक एटीपी तीसरे स्टेप में जरूरत पड़ती है. इन पे ऑफ फेज गाइस, with step number 7 and step number 10, plus 2 ATP is liberated out, plus 2 ATP is liberated out. यानी कि यहाँ पे एक एक एटीपी खर्च हो रहा है और यहाँ पे दो दो एटीपी 7वें और 10वें स्टेप्स पे बन रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़े गाइस. ओके, नाउ सी अब हम शुरू करेंगे कि कितने स्टेप्स हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के. तो ग्लाइकोलाइसिस में गाइस, हाँ इससे पहले लेट मी टेल यू, यहाँ पे फर्दर कुछ एंजाइम्स की भी यूज होती है. इन 10 स्टेप्स में गाइस टोटल अपने को 10 एंजाइम्स जो होते हैं वो देखने को मिलता है. टोटल हाउ मेनी एंजाइम्स? टोटल 10 एंजाइम्स आर यूज्ड in conversion of 1 molecule of glucose to 2 molecule of pyruvate. ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है और पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है. ठीक, तो टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी वेरी क्लियर, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो यूज होते हैं. फर्स्ट एंजाइम टू बी यूज्ड इज द काइनेजेस. नाउ गाइस यू मस्ट हैव स्टडी अबाउट एंजाइम्स, है ना. काइनेज के बारे में पढ़ा होगा आपने, आपने फॉस्फेट के बारे में, फॉस्फेटेज के बारे में पढ़ा होगा, है ना. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट लाइगेज, आपने प्राइमेज पढ़ा होगा, आपने पॉलीमरेज पढ़ा होगा, तो एन नंबर ऑफ एंजाइम्स आपने पढ़ा होगा गाइस. अब देखो काइनेज जो एंजाइम होती है, द एंजाइम काइनेज, उसका काम होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट. काइनेज एंजाइम क्या करता है गाइस? तो काइनेज एंजाइम जो है वो फॉस्फेट की एडिशन करता है. तो जहां पे भी फॉस्फेट ग्रुप लग गया, फॉस्फेट की एडिशन करता है, एड ऑन. जहां पे भी फॉस्फेट ग्रुप लग गया आप समझो कि उस वो एंजाइम क्या हो गया, इट इज द एंजाइम काइनेज. नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे जो दूसरा एंजाइम यूज होता है गाइस उसका नाम है, वन इज दी काइनेज. अगर ये ग्लूकोज के साथ एंजाइम यूज हुआ तो उसको ग्लूकोकाइनेज बोलेंगे या हेक्सोकाइनेज बोलेंगे गाइस. अगर फ्रक्टोज के साथ या फिर फ्रक्टोज के कन्वर्जन में अगर ये ऐड ऑन हुआ तो इसको हम फ्रक्टोकाइनेज बोलेंगे. तो काइनेज कैन बी ग्लूकोकाइनेज, कैन बी फ्रक्टोकाइनेज. दूसरा एंजाइम जो है गाइस वो है आइसोमरेज. नाउ यू मस्ट बी नोइंग एन आइसोमेरेज कहाँ पे यूज होता है. केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज दिस एंजाइम आइसोमरेज. नाउ गाइस, थर्ड एंजाइम म्यूटेज. यू नो म्यूटेशन, म्यूटा रोटेशन, है ना. लेफ्ट लेफ्ट और राइट वाले रोटेशंस को आप कहते हो. तो ऐसे में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम मिल रहा है वो है म्यूटेज. ठीक, व्हाट मोर, देयर इज अगेन वन एंजाइम जिसका नाम है इनोलेज. ठीक है, ये क्या करता है, ये पेप को, है ना, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, इनॉल ग्रुप को इनोलेज किस में बदलता है, पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है. किस में बदल रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है गाइस, पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है.
चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। पायरुवेट। सो दीज आर द एंजाइम्स गाइस जो इस पूरे प्रोसेस में लगता है। अब मैं एक एक करके मोर फर्दर और कौन सा एंजाइम लगता है गाइस यहाँ पे। एक और एंजाइम लगता है जिसका नाम है एल्डोलेज। अब इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्जन करता है ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है मॉलिक्यूल को। तो एल्डोलेज एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ गाइस मोर फर्दर इफ यू सी व्हाट यू सी राइट कि ये टोटल 10 स्टेप्स जो हैं शुरू कहाँ से होता है। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या देखते हो कि ये जो बेटा ग्लूकोज है it is converted into glucose 6 phosphate। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है इस कन्वर्जन में, तो द एंजाइम यूज्ड in conversion of glucose to glucose 6 phosphate is hexokinase। hexokinase, ठीक। now guys glucose 6 phosphate is further converted into fructose 6 phosphate। then fructose 6 phosphate is further converted into fructose 1,6 बिसफॉस्फेट। ना गाइस अगर आप लोग नोटिस करते होंगे होंगे तो आप लोग क्या देख रहे होंगे कि कुछ कुछ मैंने प्लेसेस लिखा है। व्हाट नाउ सी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब होता है कि ग्लूकोज के छठे कार्बन पे है ना फॉस्फेट की एडिशन हो रही। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मतलब होता है कि फ्रक्टोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट की एडिशन हो रही, सिक्स्थ पोजीशन पे। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का मतलब होता है कि पहले तो सिर्फ सिक्स्थ पे था फॉस्फेट, अब फर्स्ट पे भी फ्रक्टोज में फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट की एडिशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बाद गाइस ये जो मॉलिक्यूल है ये दो पार्ट में टूट जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है अपना एल्डिहाइड और दूसरा होता है गाइस कीटोन। एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। तो ये दो में बदल जा रहा है। अब नाउ गाइस यहाँ पे जो एंजाइम होता है जो इस वक्त यूज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे जो एंजाइम होती है गाइस इसका नाम होता है इस एंजाइम का PFK एंजाइम। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू या फिर मेंशनिंग दिस एंजाइम और एम्फसाइजिंग ऑन दिस एंजाइम, क्योंकि ये जो एंजाइम है गाइस PFK इसको अपन क्या कहते हैं, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। PFK एंजाइम और फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। नाउ गाइस दिस PFK एंजाइम या फिर फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इसका मेन काम क्या है, ठीक है। दिस एंजाइम इज नोन एज इनहिबिटरी एंजाइम, और इसको एक और नाम से जाना जाता है इनहिबिटरी के साथ साथ। इस एंजाइम को गाइज हम कहते हैं पेसमेकर एंजाइम। सो गाइज ये जो एंजाइम है PFK ये एक तरफ इनहिबिटरी एंजाइम भी है एंड दूसरे तरफ आप इसको देख रहे हो कि दिस इज अ पेसमेकर एंजाइम। नाउ गाइज वन मोर थिंग, पेसमेकर एंजाइम क्या होता है, व्हाट इज अ पेसमेकर। जिसे आपने जोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगर हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको पेसमेकर देते हैं ना बाहर से, सो दैट इट कैन रेगुलेट द प्रोसेस। तो पेसमेकर क्या होता है, सो पेसमेकर is nothing but the one that
regulates the process. पेसमेकर का काम ही होता है प्रोसेस को रेगुलेट करने का. तो व्हाट दिस पीएफ के एंजाइम गाइस, इसको पेसमेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस एंजाइम इज ओनली द डिसाइडिंग एंजाइम. डिसाइडिंग एंजाइम मतलब अगर हमने देखा कि इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो गई है ना, तो दिस एंजाइम कैन इनहिबिट द टोटल रिएक्शन. मतलब ये जो एंजाइम है पीएफ के, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन को स्मूथली चलने दे या ना चलने दे, क्योंकि क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकता है. तो आप क्या बोलोगे, डिसाइडिंग फैक्टर फॉर, क्या है पेसमेकर एंजाइम, इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रिएक्शन. पूरे रिएक्शन को यही कंट्रोल करता है, यही लेके चलता है. ठीक है, दिस एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक, यहाँ तक क्लियर है. अब गाइस सी वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन, एंड द थिंग इज कि मैंने आपको जैसे बताया था कि फर्स्ट स्टेप में एक एटीपी यूज होती है. ठीक है, और गाइस तीसरे स्टेप में भी यहाँ पे -1 एटीपी का यूज हम देख रहे हैं. ओके, नाउ गाइस इसके बाद क्या होता है एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में चेंज हो गया, एक मॉलिक्यूल कीटोन में. यहाँ पे गाइस जो एंजाइम यूज हो रहा है ये है एल्डोलेज. ठीक है, और ये कीटोन वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है. इसके लिए जो एंजाइम का यूज हो रहा है वो है आइसोमेरेज. कौन सी एंजाइम है गाइस, आइसोमेरेज एंजाइम है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम क्या देखेंगे गाइस, अगर मैं आपसे लिटरली पूछूं कि क्या एक रिएक्शन में इफ अ रिएक्शन इज अंडरगोइंग, तो क्या उस पूरे रिएक्शन में एक तरफ एल्डिहाइड और दूसरे तरफ कीटोन चल सकता है क्या? द आंसर टू दिस वुड प्रोबेबली बी नो. नहीं चल सकता है. एक ही रिएक्शन में एक तरफ एल्डिहाइड और एक तरफ कीटोन नहीं चल सकता है. एक रिएक्शन को अच्छे से होने के लिए उस पूरे रिएक्शन को किसी, या तो वो एल्डिहाइड में ही हो या फिर वो कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाए. तो हम क्या देखते हैं कि इस कीटोन मॉलिक्यूल ने अपने आप को एल्डिहाइड में चेंज कर लिया. अब हमारे पास गाइस एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो हम क्या बोलेंगे, वी से दैट वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड नाउ, एंड दिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड को ही हम कहते हैं गाइस ट्रायोस फॉस्फेट. क्या हमने बोला, हमारे पास अब क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. क्या है हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स हैं ट्रायोस फॉस्फेट के. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट के. अब नाउ गाइस दिस ट्रायोस फॉस्फेट, अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये अब चेंज हो जाता है किसमें, बीपीजीए में. किसमें चेंज होता है अब ये, नाउ दिस ट्रायोस फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू बीपीजीए. व्हाट इज बीपीजीए, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक, फिर नाउ उसके बाद क्या गाइस, ये बीपीजीए जो है गाइस ये पीजीए में चेंज होता है. पीजीए इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. किस में चेंज हो रहा है ये, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, पीजीए जो है गाइस ये कन्वर्ट होता है पेप में. ठीक, पहले 3 पीजीए में कन्वर्ट होगा,
फिर ये गाइस 2 PGA में कन्वर्ट होगा, देन PGA विल कन्वर्ट इनटू पेप, phosphoenol pyruvate, and PEP will then be converted into, and PEP जो है गाइस फिर पायरुवेट में बदल जाएगा। PEP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट। फाइन। So one thing you'll notice or one thing you see, I'll show you, this is a diagram, ये एक फ्लो चार्ट है गाइस जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं along with their enzymes। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें गाइस इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पे देखो आप लोग, ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से गाइस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से गाइस फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, जिसमें मैंने बताया था एक एल्डिहाइड होगा और एक कीटोन होगा गाइस, एसीटोन। ठीक है, नाउ दिस कीटोन विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको अब मिलेगा दो ट्रायोस फॉस्फेट जिसको आप क्या कह रहे हो, 1,3-BPGA, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्रायोस फॉस्फेट में चेंज हो रहा है या फिर पीजीए मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है 3 PGA। ये 3 PGA गाइस किस में चेंज हो रहा है, 2 PGA में है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। दिस 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज इन अगेन कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोएनॉल पायरुवेट या फिर पेप मॉलिक्यूल, और ये पेप मॉलिक्यूल किस में चेंज हो रहा है गाइस, तो ये पेप मॉलिक्यूल आप देख रहे हो इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, और लास्ट में अपने को क्या मिल रहा है, लास्ट में अपने को मिल रहा है गाइस पायरुविक एसिड। नाउ वन थिंग यू एंड एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू नो कि शुरू हुआ था ग्लूकोज से जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड था, लेकिन एट दी एंड गाइस बनते बनते हमको जो मिल रही है या अपन को जो मिल रहा है वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। तो ऑन एन एवरेज ओवरऑल बात करें तो ये 6 कार्बन का ग्लूकोज बदल किस में जाता है, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में, और ये जो 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड है उसके कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। उसके कितने मॉलिक्यूल्स गाइस, 2 मॉलिक्यूल्स। आई होप इट इज क्लियर सभी को। चलिए फटाफट थम्स अप दे दो गाइज अगर क्लियर है तो, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। अब देखो गाइज ये सारे प्रोसेस में मैं आपको बता दी, आपको क्या बताया हमने, सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक एटीपी का खर्च है पहले स्टेप में, दूसरे तीसरे स्टेप में भी एक एटीपी का खर्च है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही 7वें स्टेप की बात करूँ गाइज तो देखो 7th स्टेप में अपन देखेंगे कि यहाँ पे एटीपी बन रहा है कितना, 2, और 10वें स्टेप अगर आप देखोगे लास्ट स्टेप में भी गाइज एडीपी से एटीपी बन रहा है कितने, 2 एटीपी। ठीक है, अब देखो गाइज इस पूरे प्रोसेस में एक और नया चीज अपने को देखने को मिल रहा है। अब ये जो एटीपी बन रहा गाइज, ये एटीपी जो बन रही है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एसएलपी, है ना, डायरेक्ट एटीपी की फॉर्मेशन आप देख रहे हो जिसको आप कह रहे हो कि एसएलपी हो रहा है, कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। बट गाइज यहाँ पे एक इनडायरेक्ट एटीपी भी बन रहा है विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे देखो आप एक चीज देखो कि ये जो ओपी है गाइज, हाँ ये देखो दिस वन NADH का फॉर्मेशन। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू
कि अगर NADH और FADH मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं तो वो ATP देते हैं. नाउ ओवर हेयर यू सी कि ये NADH की मॉलिक्यूल्स रिलीज हुई एंड अपने लोगों को पता है, वी ऑल नो कि 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP. एक NADH कितना ATP का मॉलिक्यूल देता है गाइस? तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है. एंड दिस एज वी से कि ये जो ग्लूकोज है वो दो पायरोविक एसिड बना रहा है, यानी दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट बन रही है. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, या ये हुआ गाइस, कि यहाँ पे दो NADH मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तब जाके दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट बनेगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है गाइस, प्लीज थम्स अप कर दो, या फिर प्लीज चैट बॉक्स में यू कैन कमेंट. नो, यू कैन कमेंट गाइस, कमेंट्स आर ओपन. यू कैन कमेंट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, सो दैट आई कैन सी. गाइस प्लीज कमेंट if it is very okay with you all and you all are understanding. कमेंट करो भाई. चलो, ओके, पीपल आर गिविंग थम्स अप. ठीक है. समझ पा रहे हो सारे लोग? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए, तो ये पूरा स्टेप हो गया गाइस. दिस इज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि ये तो हो गया अपना ग्लाइकोलाइसिस, बट इसमें एटीपी काउंट कैसे करोगे? तो हम अभी क्या करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की एटीपी बैलेंस शीट देखेंगे. बैलेंस शीट पता है ना, कहाँ कितना पैसा आया, कहाँ कितनी करेंसी आई और कहाँ कितना खर्च हुआ. ठीक है. तो नाउ गाइस वन मोर थिंग, मैंने आपको क्या बोला कि एटीपी की बैलेंस शीट देखेंगे कि कितनी एटीपी कहाँ पे मिल रही है और कितना एटीपी कहाँ पे खर्च करना है. चलिए, तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे एटीपी बैलेंस शीट में गाइस, वो हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर 1 एंड 3 में -1 ATP और यहाँ पे -1 ATP ये मिल रहा है. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में. और स्टेप नंबर 7 और 10 में अपने पास 2 ATP बन रहा है और यहाँ पे भी 2 ATP बन रहे हैं. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे बात करूं या फिर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एटीपी है ना, टोटल एटीपी लेफ्ट आउट आफ्टर फॉर्मेशन एंड आफ्टर सिंथेसिस एंड यूज, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम इधर 4 2 इधर 2, यानी टोटल 4 एटीपीज बन रहे हैं. 4 एटीपी इज फॉर्म्ड या फिर सिंथेसाइज्ड एंड -1 यानी -2 एटीपी used. तो on an average 4 - 2 how much ATP guys? +2 ATP. ठीक है. नेट एटीपी कितना गेन हुआ? डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन से या SLP से. तो गाइज नेट एटीपी इज इक्वल टू 2 ATP इज द नेट एटीपी गेन. हाउ? बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आपको 2 ATP का नेट गेन हुआ है. नाउ गाइस अगर बोलो कि मैम OP से कैसे मिल रहा है, तो बेटा OP से देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से. जैसे मैंने आपको बोला कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट मॉलिक्यूल में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं. तो इन दैट केस सिनेरियो गाइस, जो OP है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, हमने क्या बोला, दो में टूट रहा है, तो अपने को 2 NADH मॉलिक्यूल रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, है ना, या बन रहे हैं. अब ये 2 NADH मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गाइस 2 NADH इक्वल्स टू 6 ATP. ये 6 ATP देंगे, क्योंकि एक NADH मॉलिक्यूल कितना ATP देता है? 3 ATP देता है. एक चीज याद रखिएगा, एक NADH मॉलिक्यूल गाइस 3 ATP देता है. 1 NADH equals to 3 ATP and 1 FADH molecules equals to 2 ATP.
ये 2 एटीपी देता है। तो चूंकि NADH रिलीज हुआ है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH रिलीज हुए हैं, तो टोटल कितनी एटीपी मिली अपने को? 6 एटीपी मिला। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि टोटल एटीपी, दिस वाज ऑफ SLP, ये तो डायरेक्ट एटीपी बता रहे ना। अब गाइज अगर इसी को हमने कन्वर्ट करा कि टोटल एटीपी कितनी मिल रही है अपने को, देखते हैं टोटल एटीपी गाइज। जब हम टोटल एटीपी की बात करते हैं तो टोटल एटीपी हम देखेंगे कि इधर 6 प्लस उधर कितना 2, तो 6 + 2 = 8। देन गाइज अपने को जो टोटल एटीपी मिला है वो कितना मिला है रिएक्शन में? 8 एटीपी। कितना मिला है? 8 एटीपी मिला है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस में हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म्ड, है ना, सॉरी इज फॉर्म्ड, बताओ, तो टोटल 8 बनते हैं, जिसमें 2 एटीपी SLP से बनता है, बाकी 6 एटीपी NADH से बनता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस किस ऑर्गेनील में हो रहा है ना, सेल में कहाँ पे हो रहा है गाइस? लेट मी टेल यू, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में पायरोवेट बन गया है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ गाइस। समझ में आया? प्लीज टेल मी ऑल इफ यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज लेट मी नो। यार थम्स अप तो कर ही सकते हो इफ यू गाइस आर नॉट चैटिंग। चैट नहीं तो थम्स अप तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। ओके चलो, एक एक स्कूल ने, रोहिणी हैज SOSC रोहिणी हैज कन्वर्टेड। तुम गाइस ठीक है, तो ये हो गया 8 एटीपी। अब देखो ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, अगर मैं सेल बनाऊं, इफ आई टॉक नो, इफ आई ड्रॉ अ सेल ओवर हियर, माना कि मैंने ये सेल बना दिया। चलो अगर गाइस ये सेल है ना, ये सेल, दिस इज द सेल, इस सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो है ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? साइटोप्लाज्म में चल रहा है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरोवेट बनता है। ये भी कहाँ बन रहा है? ये भी बन रहा है किधर? साइटोप्लाज्म में। किधर बन रहा है गाइस? किधर बन रहा है भाई? साइटोप्लाज्म में बन रहा है। ये पूरा साइटोप्लाज्म ही बनाया है, जिसको आप साइटोसॉल भी कह सकते हो अगर आपने लिक्विड हटा दी तो, सॉरी ऑर्गेनील हटा दी तो। अब देखो इस साइटोप्लाज्म में पायरोवेट बना, इस पायरोवेट के बनने के बाद दिस पायरोवेट विल हैव गाइस 2 फेट। इसकी किस्मत 2 किस्मत होंगी। तुम्हारी जैसी किस्मत होती है, या तो फेल हो गए या तो पास हो गए, वैसे पायरोवेट की भी 2 किस्मत होती है। बन कहाँ रहा है लेकिन? ये पूरा साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरोवेट जो है गाइस, चूंकि हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो अब इस पायरोवेट को रेस्पिरेशन करने के लिए भेजा जाएगा। किधर भेजा जाएगा? कि भाई तू या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर ले, या तो तू एरोबिक रेस्पिरेशन कर, कुछ तो कर, है ना। तो इससे बोला जाता है कि या तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन करिए या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करिए। नाउ गाइस व्हाट दिस पायरोवेट डज, कि फॉर एनारोबिक, इफ इट हैज टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको दूसरे नाम में हम फर्मेंटेशन कहते हैं गाइस। if it has to perform fermentation, what it will do, it will, अगर इसने एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है गाइस या फर्मेंटेशन करना है, तो ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। इट विल रिमेन इन दी साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। बट इफ इट हैज टू डू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, अगर इसको एरोबिक रेस्पिरेशन करना है इस पायरोवेट को, सो दिस पायरोवेट विल एंटर वेयर? inside the where will it enter? It will enter guys माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। सो इफ इट हैज टू परफॉर्म व्हाट?
एरोबिक रेस्पिरेशन इट हैज टू एंटर वेयर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इट हैज टू एंटर दी मैट्रिक्स। कहाँ पे एंटर करेगा ये? मैट्रिक्स। इतनी बात सबको क्लियर हुई? प्लीज गाइस टेल मी, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है तो ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, अगर इसने एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो इट हैज टू गाइस एंटर दी माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स वाला पोर्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब नाउ गाइस व्हाट वी विल डू, पहले हम ये पार्ट देखेंगे कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, उसके बाद वी विल सी दिस पार्ट दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, चलते हैं, पानी पी लूँ थोड़ा, 10 सेकेंड का ब्रेक गाइज। चलिए, हम चलते हैं कहाँ पे, वी विल मूव टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो गाइज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, fermentation is of two types, one is the alcoholic fermentation and the second one is the lactic acid fermentation। कितने तरह का होता है fermentation? दो टाइप का होता है, एक होता है alcoholic fermentation और एक क्या होता है, lactic acid fermentation। अब देखिए, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी हम इसको अलग अलग, हमने अलग अलग कैटेगरीज में रखा है इन्हें। अब गाइज इफ यू सी नो, फर्मेंटेशन में लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या फिर किचन के प्रोडक्ट्स, एडिबल प्रोडक्ट्स, इडली डोसा, ये सारे के सारे फर्मेंटेशन से ही बनता है। ठीक है, चलिए। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन माजरा, चलते हैं गाइज। दोनों में डिफरेंस ये है कि इफ वी टॉक अबाउट फर्मेंटेशन, इसमें मैंने आपको बताया कि ये दो तरह से हो सकता है, वन इज दी अल्कोहल फर्मेंटेशन में आप देखते हो गाइस कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इस फर्मेंटेशन मेथड से CO2 इज रिलीज्ड। जब भी डोसा बनता होगा घर पे, देखते होगे कि छोटे 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 पोर्स हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स देखने को मिलते हैं। अब ये होल्स या पोर्स क्या है गाइस, ये वही है जहाँ से कार्बन CO2 हैज जस्ट मतलब स्केप्ड, ये वही जगह है जहाँ से CO2 गाइस स्केप हो रहा है। ठीक है, तो इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन व्हाट यू सी कि CO2 जो है वो रिलीज होता है, और यहाँ पे आप नहीं देखोगे कि नो CO2 इज रिलीज्ड, यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता। ओके, यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है। व्हाट मोर गाइस, ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में दिस इज द स्टेप, ये क्या हो रहा है, ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, दिस इज द स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस।
ये यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, और यहाँ पे आप क्या देखते हो कि एक बार पायरुवेट या पायरुविक एसिड बन गया तो ये लैक्टिक एसिड में या तो कन्वर्ट होगा या तो इथेनॉल में, है ना, या तो इथेनॉल या अल्कोहल में। देखिए, तो गाइज NaDH से NAD दोनों तरफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या देख रहे हो, इन दी ethanol fermentation or the in this alcohol fermentation आपको CO2, है ना, रिलीज होते हुए, CO2 आपको डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यही चीज गाइस सी इफ दिस शुगर, है ना, ईस्ट को यूज करके हमने क्या किया, CO2 रिलीज कराया, इथेनॉल बना और एनर्जी भी रिलीज हुई। यही चीज तो कह रहा है। अब गाइज वन मोर थिंग, देर इट सेज कि yeasts poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। 13% कॉन्सेंट्रेशन जब पहुंच जाती है अल्कोहल की, तो ईस्ट क्या करता है, खुद को पॉइजन कर लेता है एंड इट डाइज, इट कॉजेज डेथ टू इटसेल्फ। नाउ देयर इट सेज गाइस कि ड्रॉबैक भी है फर्मेंटेशन की, देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्मेंटेशन। और ये ड्रॉबैक्स क्या देखने को मिल रहा है गाइस, फर्मेंटेशन की ड्रॉबैक ये है कि जितनी भी एनर्जी, क्या देख रहे हो कि एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब less than 7% of the energy in the glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of the ATP। मतलब गाइज ये कि जितने भी एनर्जी आप देख रहे हो वो रिलीज तो हो रही है, लेकिन जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारा का सारा एनर्जी ट्रैप नहीं हो पा रहा है, नॉट ऑल ऑफ देम, है ना, सारे के सारे ट्रैप नहीं हो रही है। नेक्स्ट आप देख रहे हो गाइज हजार्डस प्रोडक्ट। हजार्डस प्रोडक्ट्स में आप क्या देख रहे हो, या तो ये एसिड बनाएगा या फिर ये अल्कोहल बनाएगा। सो दिस इज द हजार्डस प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। ओके, मूविंग फर्दर गाइज, अब अपन चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। दिस वाज ऑल अबाउट anaerobic respiration. Now where we'll move to aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है गाइस, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया आई टोल्ड यू ऑल कि या तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा या तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अगर उसने एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है, सो दिस पायरोवेट it will move where, it will move to the matrix of माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक इसको पहुंचाया जाएगा। बट क्या ये किस तरह से पहुंचाया जाएगा कि ये बहुत आसान, बहुत इजी प्रोसेस है? नो, सो दिस प्रोसेस इज नॉट इजी गाइज। ये इजी प्रोसेस तो वैसे है नहीं। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जो पायरोवेट है, इस पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं पहले वो देखते हैं। पायरोवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये मैट्रिक्स में पहुंचा तक जाते वक्त, मैट्रिक्स तक पहुंचते वक्त इसमें से गाइज 1 कार्बन, एक कार्बन जो है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 1 कार्बन क्या होता है, माइनस हो जाता है। मतलब क्या कि ये 3 कार्बन से गाइज अब 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और 3 कार्बन का पायरुवेट है, इट विल कन्वर्ट इनटू 2 कार्बन वाला व्हाट, इट विल कन्वर्ट इनटू 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक, बट चूंकि अपने को पता है गाइस कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू
दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड गाइस एक मॉलिक्यूल पे एक कार्बन रिलीज हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल पे दो कार्बन रिलीज होंगे। अब चूंकि गाइज यहाँ पे 3 से 2 कार्बन बन रहा है तो इसी को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं गाइज? डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि 3 कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन वाला कंपाउंड। बट गाइज वन मोर थिंग, चलो ये 3 कार्बन तो 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज वेल एंड गुड, बट वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, चूंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीजन को यूज करके हो रहा है बिकॉज इट इज एन एरोबिक प्रोसेस। वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, और वो ये है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद आप क्या देख रहे हो कि इन दिस NADH, कितना, 2 NADH इज यूज्ड इस प्रोसेस को कराने के लिए, और तब जाके अपने को क्या मिलता है, एसिटाइल को एंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स। NADH को यूज कर रहे हैं गाइज, इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम यूज्ड इज dehydrogenase, and as it is converting the pyruvate molecule, so the enzyme used is guys pyruvate dehydrogenase। क्या नाम हुआ इसका? pyruvate dehydrogenase। I hope it is clear to all। अब समझो गाइस, यहाँ पे और कुछ आयंस भी यूज होते हैं, जैसे यूज ऑफ Mg2+ आयंस। क्या देख रहे हो आप? मैग्नीशियम आयंस भी यहाँ पे यूज होता है, Mg2+ आयंस भी यूज होते हैं, यूज ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में बदलने के लिए, है ना, या चेंज होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? तो पायरुवेट को ज़रूरत पड़ रही है 2 NADH की और मैग्नीशियम आयंस की। अब गाइज यहाँ पे 2 NADH मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, और हमने आपको बताया एक NADH मॉलिक्यूल्स कितने ATP दे सकते हैं, तो एक NADH से 3 ATP मिलता है। सो गाइज यहाँ पे फिर से आपको क्या मिल रहा है, 2 NADH इक्वल्स टू 6 ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कैसे मिल रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। कैसे मिल रहा है गाइस? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। तो ओपी के थ्रू हाउ मेनी एटीपी? ओपी के थ्रू 6 एटीपी। वेयर? इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा आपने? अभी तक देखा ग्लूकोज में 6 एटीपी मिले, और यहाँ पे आपको, सॉरी, ग्लूकोज में 8 एटीपी मिला, और यहाँ पे आपको गाइस 6 एटीपी मिले। तो 8 + 6 आपको अभी तक 14 एटीपी आपने देख लिया है कि अभी तक 14 एटीपी का यूज हो चुका है। ठीक, अब ना गाइस एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी SLP के थ्रू या फिर डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो एटीपी मिल रहे हैं वो ओपी के थ्रू मिल रहे हैं। इसके बाद भी गाइज आई एम हैविंग अ क्लास, तो ऐसा करते हैं अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड विल सून जॉइन, है ना, आफ्टर 10 मिनट्स, एंड देन विल स्टार्ट और विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, या फिर देखती हूँ मैं टेस्ट पेपर डिस्कशन करा। सो आई होप गाइज सबको समझ में आया, एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, सी यू ऑल सून गाइज आफ्टर 10 मिनट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।